सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सबको याद करवाते, स्पीडी का 7वां पार्ट है। आप सभी ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पर डे आपको स्पीडी का क्वेश्चन बैंक वाला जो होता है वो याद करवाते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से चलते हैं। 1 नंबर सवाल से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी। चलिए 1 नंबर से सवाल आते हैं। सवाल नंबर पहला कहता है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। आपसे पूछा जाएगा अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अगला आइएगा, सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969। 1969 ईस्वी में उतरा था। 1969 ईस्वी पर उतरा था। कब उतरा था? चंद्रमा पर मानव यानी चांद पर मानव कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में चांद पर मानव उतरा था। 1969 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। और चंद्रमा पर मानव कब उतरा था? 1969। चंद्रमा पर मानव कब उतरा था? 1969। चलिए आगे आइएगा। अगला सवाल कहता है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। यानी बुध ग्रह का एक दिन जो होता है, बुध ग्रह पर एक दिन जो होता है और पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी पर 90 दिनों के, यानी बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पर आइएगा। जालियांवाला हत्याकांड का उत्तरदायी यानी कि ओडायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मार दी थी। यानी जनरल ओडायर जो होता है, जालियांवाला हत्याकांड जो का नरसंहार हुआ था उसका उत्तरदायी, इसका मतलब है ओडायर उत्तरदायी था उसका। 1940 ईस्वी में उसको उधम सिंह ने मार डाला था, यानी गोली मार दिया था। ये क्या था इसको पहले समझिएगा। जालियांवाला हत्याकांड क्या है उसको समझिए। जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर के कुछ ही दूरी पर जालियांवाला है। वहाँ पर जो है निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी अंधाधुंध किया, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई तो उसी को जालियांवाला हत्याकांड बोला जाता है या नरसंहार बोला जाता है। नरसंहार मतलब क्या कि निहत्थे पर वार करके उसको मार देना नरसंहार कहा जाता है। तो उसका उत्तरदायी ओडायर था। ओडायर ये अंग्रेजी सेनापति था। ओडायर 1940 ईस्वी में उसको मार दिया गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनुबाई। और मनुबाई की मृत्यु जो है कालपी के युद्ध में मारा गया था। मनुबाई के को मार दिया गया था। कौन से युद्ध में? अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। और वो किस युद्ध में मारा गया था? कालपी युद्ध में। आपसे पूछेगा कि लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारा गया था? कालपी के युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल कहता है, कला की गंधार शैली ये क्या होता है पहले समझिए। कला मतलब होता है किसी भी चित्रकारी को दर्शाना, जैसे मंदिर बनाना, मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ है उसको बनाना, तो एक तरह का शैली होता है, एक तरह का तरीका होता है। तो वो गंधार शैली होता है, तरीका। आप स्टाइल बोलते हैं, यहाँ अभी के ज़माने में स्टाइल बोला जाता है। अच्छे डिजाइनर है तो उसको अच्छे तरीके से बनाएगा, उसी तरह से गंधार शैली होता है। उनका विकास कुषाण के समय में हुआ। आपसे पूछेगा कि गंधार शैली का विकास किसके समय हुआ? कुषाण के समय में। गंधार शैली का विकास किसके समय हुआ? कुषाण के समय में। चलिए आगे ये चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेदिक से संबंधित है। चरक आपसे पूछेगा चरक किससे संबंधित है? औषधि से। और कैसा? आयुर्वेदिक औषधि। औषधि मतलब दवाई होता है, आयुर्वेदिक दवाई से संबंधित है चरक। आगे आइएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र तारापुर में है। नाभिकीय संयंत्र तारापुर में जो महाराष्ट्र में स्थित है। आपसे पूछेगा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर। ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आइएगा। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन है? मावलिंकर। जीबी मावलिंकर या मावलिंकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष क्या है? जीबी मावलिंकर। क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन देख के उसका आंसर देना है, शॉर्टकट में भी चल सकते हैं मावलिंकर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में 4 रहता है, उसको 4 ऑप्शन को चूज करना पड़ता, मावलिंकर चलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। एक बार फिर से आते ऊपर से, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत आपको ही होगा। बोलना है मेरे साथ, एकदम लगातार बोलना है, आपको याद करना है तो पूरा स्पीडी को याद करवा देंगे। आप मेरे साथ सिर्फ बोलते रहिए। सवाल कहता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। अब मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब पहुंचा? तो 1969 ईस्वी में पहुंचा था। बुध का एक दिन और पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। जालियांवाला हत्याकांड का उत्तरदायी ओडायर को
कब मारा गया था? 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने मार दिया था। और ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। चलिए आगे आइएगा। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। और कालपी के युद्ध में मारा गया था। अब बोला कला की गांधार शैली का विकास कुषाणों के समय हुआ। गांधार शैली कुषाण, गांधार शैली कुषाण। चरक क्या था? चरक औषधि आयुर्वेदिक से संबंधित है चरक। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तारापुर में है और महाराष्ट्र में। तारापुर ये महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र हो गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। जीवी मावलंकर हो गया प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? जीवी मावलंकर। अगला सवाल कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल यहाँ पर कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र याद हो गया होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर गंगा हो जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में जाकर गंगा बन जाती है। कहाँ जाकर गंगा बनती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाके गंगा बन जाती है। आगे आइए। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछेगा एग्जाम में, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ। किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ। किसकी मात्रा होती है? कार्बनिक पदार्थ। सभी को बोलना है, सब बोल रहे हैं ना, सभी को बोलना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की। मेरे सब बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो रटते रटते आपका हालत खराब हो जाएगा, फिर रट नहीं पाइएगा। आगे आइएगा। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। आगे आइएगा। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका। आगे आइएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल आइए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा थे? एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा था सबसे पहले? एरेटोस्थनीज। आगे आइएगा। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली। यानी महात्मा गांधी जो है अनुपस्थित थे भारत छोड़ो आंदोलन में, कहीं गए होंगे, कुछ काम से गए होंगे, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? उसके अनुपस्थिति में किसने नेतृत्व किया था? अरुणा आसिफ अली। कौन किया था? अरुणा आसिफ अली ने उसका नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसिफ अली। किसने किया था? अरुणा आसिफ अली। जब महात्मा गांधी नहीं थे तो उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? अरुणा आसिफ अली नेतृत्व किया था। चलिए आगे आते हैं। अगले सवाल की ओर आइए। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? भारत में। किसने इसका उदय किया था? आर्यभट्ट ने। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। और आर्यभट्ट ने इसका उदय किया था। आर्यभट्ट ने इसका उदय करता था। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का, जीरो का आविष्कार भी किया उसी ने, तो आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? भारत में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। जो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल पढ़ाइए। ये सवाल को देखिए, आपको याद करवाते हैं अगले सवाल को। यहाँ पर बोला जा रहा है अगला सवाल, यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी का जो जल है, नदी का जल आता है, उसको सतपुरा की पहाड़ी विभाजित करता है। विभाजित मतलब अलग अलग। जैसे नर्मदा और ताप्ती का जल आ रहा है, यहाँ सतपुरा की पहाड़ी बीच में आ गया, तो ये इधर चल गया, ये इस तरफ चल गया, तो आपको याद रखना नर्मदा और ताप्ती नदी का जल सतपुरा की पहाड़ी विभाजित करता है। विभाजित मतलब अलग करता है, उसको तोड़ता है। तो सतपुरा की पहाड़ी आपको याद हो गया होगा, सतपुरा की पहाड़ी। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय। गारो खासी मेघालय में चलता है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय। आपसे पूछेगा गारो हिल्स कहाँ है? ये मेघालय में। गारो हिल्स मेघालय में। गारो खासी का नाम सुने होंगे आपने, ये मेघालय में। प्रथम भारतीय जो संसद के सदस्य हुए थे कौन था?
दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो संसद के सदस्य हुए थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय यानी पहला भारतीय जो है ब्रिटिश सांसद के सदस्य हुए। किसका सांसद सदस्य? ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों के सांसद सदस्य वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सांसद सदस्य पहला भारतीय, यहाँ सांसद सदस्य से मतलब नहीं है, पहला सांसद सदस्य जो ब्रिटिश से थे, यानी कि ब्रिटिश का पहला सांसद कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे आइएगा, अगला सवाल पढ़ाइए। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो आप जानते हैं, ये क्या? होन्शु द्वीप। ये कई बार पूछा गया है। टोक्यो कहाँ अवस्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ अवस्थित है? टोक्यो होन्शु द्वीप पर। टोक्यो, इसको याद रखिए, टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। होश में रह के टोक्यो, ऐसे नहीं टोक्यो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। होश में रह के टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, लेकिन यह कहाँ है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप मतलब होश में रह के टोक्यो, याद हो गया होगा। चलिए आगे आइए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको याद रखना। अगला ही, प्याज में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाएगा प्याज में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? फास्फोरस। फास्फोरस प्याज में क्या होता है? फास्फोरस। प्याज में क्या होता है? फास्फोरस। प्याज में क्या होता है? फास्फोरस। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? 24.4। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? 24.4। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? 24.4। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? 24.4। 24.4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल क्या रहिए। अगला सवाल कहता है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा के बूंद आप देखते होंगे कि गोल गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल गोल होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल गोल होता है। आप देखते होंगे छोटी छोटी बूंद जो ऊपर से गिरती है आसमान से, वो किसके कारण गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। आगे आइएगा। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति काम करता है। आपसे पूछा जाएगा वायु का जो बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति काम करता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो आपको याद रखना अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला किस लेंस के तरह काम करता है? अवतल लेंस। वायु का बुलबुला किस लेंस के तरह काम करता है? अवतल लेंस के तरह काम करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रन बल। तो वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रन बल पर। अपकेंद्रन, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रन बल पर सिद्धांत पर काम करता है। ये मौत का कुआं भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे आइएगा। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत का कुचालक होता है। गैस जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। गैस विद्युत का कुचालक, यानी कि करंट का ये कुचालक, इसमें करंट प्रभावित नहीं किया जाता है, करंट इसमें नहीं जा सकता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसमें करंट नहीं जा सकता है। आगे गया, एक्स किरण की खोज रोंटगेन ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगेन। 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 अगला आइएगा, भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, जैसे आपको फीवर हो जाता है, आपको फीवर होने के बाद थर्मामीटर लगाया जाता है, उसी तरह भूकंप आया तो उसको मापने का जो होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा उसको मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा उसको मापा जाता है। अगला आइएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेयरी था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय रॉबर्ट पेयरी। तो रॉबर्ट पेयरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था सबसे पहली बार, रॉबर्ट पेयरी। अगला आइएगा, रेडियो सक्रियता का आविष्कार कौन किया था? बेकुरल, हेनरी बेकुरल। हेनरी भी याद रखिए, कोई दिक्कत, हेनरी बेकुरलर हो गया रेडियो सक्रियता। आगे आइएगा, रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन। अगर इसका डिटेल्स करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, आपको याद करवा। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन। अगला आइएगा, अगला सवाल कहता है,
नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश बोला जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य वाला देश बोला जाता है। नॉर्वे जो है, नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। अगला आइएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में, जैसे चुनाव यहाँ हर एक 5 साल पर होता है, तो पहला आम चुनाव 1951-52 हुआ था। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 हुआ था। 1951 और 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 हुआ था। अगला आइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य भी चलेगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचार्य। अगला आइएगा, भारत की लोकसभा में 545 सीट होता है। कितना सीट होता है? लोकसभा में 545 सीट होता है। 545 सीट होता है। लोकसभा में कितने सीट होता है? 545। लोकसभा में कितने सीट होता है? 545। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। 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 अगला सवाल पर आइएगा। अगला सवाल आइए, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुराना करंट अफेयर है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उतना पीछे नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति क्या थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको याद रखिएगा, यानी कि सबसे बड़ा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला बोला जा रहा है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 1 माइक्रोन बराबर 0.001। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। 0.001 mm। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm हो गया। चलिए आगे आइए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये तो त्वरण का परिभाषा है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये त्वरण की परिभाषा। चलिए आगे आइएगा, अगला सवाल कहता है, अगला सवाल यहां पर बोला जाता है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण चालन कहलाता। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को चालन कहा जाता है। ये परिभाषा होता है, ये परिभाषा होता है चालन का परिभाषा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को ऊष्मा को दबाया जाता है, उसको चालन कहा जाता है। चलिए आगे आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, और कब? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। 1885, 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। आगे आइएगा, कैटफिश बिना साल्क वाली मछली। कैटफिश आपसे पूछा जाएगा किसमें साल्क नहीं होता? किसमें साल्क नहीं होता? कैटफिश एक मछली का नाम होता है, जैसे पोठिया होता है, फिर ये बुआरी होता है, उसी तरह कैटफिश एक मछली होता है, उसमें साल्क नहीं होता। कैटफिश में साल्क नहीं होता। कैटफिश में साल्क नहीं होता। आगे आइएगा, ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात मतलब लोहा में होती है। इस्पात ध्वनि जो होता है, लोहा में देखते होंगे कि थोड़ा सा टच करते बहुत दूर तक उसका आवाज़ जाता है। ध्वनि की अधिकतम गति, यानी ध्वनि जो सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है? इस्पात में होता है। इस्पात में होता है। अगला आइएगा, भारत में सर्वप्रथम चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन था? राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन था? राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? राजस्थान। चलिए आगे आइए, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक भाषाओं की संख्या कितनी? 22 भाषाओं की संख्या 22 भाषा। कितने भाषा है हमारे संविधान में? 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22 भाषा। 22 भाषा। कितने भाषा है? 22 भाषा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल यहाँ कहता है, सवाल को सुनिए,
आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगले आइएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी और पर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण होता है। बेरोजगारी कैसे होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता मतलब जितना पर्याप्त है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बेरोजगारी होगा। जैसे किसान जो है, किसान फसल बोया, वो सोच रहा है कि इतना उपजना चाहिए, इतना फसल होनी चाहिए, तो उतना नहीं हुआ जितना वो सोचा, जिसके कारण बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी होता है, किसान मेहनत कर रहा है, उतना उत्पादन नहीं हो, जिसके कारण क्या होगा? बेरोजगारी। अगला आइए, अगले सवाल क्या आइए, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MG छागला। तो रोजेज यहाँ पर बोलता है रोजेज इन दिसंबर, किसने लिखा था? MG छागला। MC छागला, MC छागला, MC छागला। रोजेज इन दिसंबर MC छागला। आगे आइएगा, प्रसिद्ध ब्रांडवे शहर न्यूयॉर्क शहर में। ब्रांडवे कहाँ था? न्यूयॉर्क। ब्रांडवे शहर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ब्रांडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क। ब्रांड ऐसे भी सोचते हैं, न्यू ब्रांड बोलते हैं ना, ब्रांडवे न्यूयॉर्क। अगला आइए, अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल की ओर चलते। एम्स्टरडैम किस नदी पर है? एम्स्टल नदी पर। एम्स्टल डैम किस नदी पर? एम्स्टल। ये तो नाम से ही है, सिर्फ आपको देखिए याद रखनी है और कुछ नहीं करना। 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में चूज करना है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। आप 35 वर्ष के होंगे तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 35 वर्ष होंगे तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? 1974 से 1969, 74 से 69 था। इसका उद्देश्य था गरीबी को हटाना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी को हटाना था। 1974 से 69, ये याद रखना, ये ईस्वी को याद रखना। नूर सुल्तान काजिकिस्तान का राजधानी है। नूर सुल्तान काजिकिस्तान की राजधानी, काजिकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। अगले सवाल की ओर आइए, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। आपसे पूछेगा लेब्राडोर किस तरह की जलधारा है? ठंडी। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगले सवाल की ओर आइए, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में। संगीत जो गाना सुनते हैं उसको संगीत कहते हैं। नाटक अकादमी क्या स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में दिल्ली में। 1953 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगले सवाल की ओर आइए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल पर आइए, सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में कहाँ है? सुखना झील चंडीगढ़ में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो गया होगा। अगर आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो और अच्छा होगा। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।